अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खदमत है। बहुत अहम इशू है जिस पे गुफ्तगू करनी है। अच्छा, एक मैं बड़ी बड़ी क्लैरिटी के साथ आप बता दूं, हमजा चौधरी साहब का जो प्रोग्राम हुआ वो होटल गए, वो एरिया आपको दिखाया, लेकिन मैं एक बात बड़ी क्लियर कर दूं कि जो इरफान हाशमी ने मार्बल आर्च के अंदर जो बयान हल्फी के बारे में स्टोरी दी है वो 100% सच है, कोई डाउट नहीं है। बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे तो पता है ना इस हवाले से, मैंने अपने तौर तहकीक की है और चार्ल्स गुथरी ने इस बात का इकरार भी किया हुआ है। चीजें सारी आपके सामने आ जाएंगी। नवाज शरीफ वगैरह सारे मौजूद थे और जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून वाला है ना वो बैकग्राउंड पे चला रहा हूं इरफान हाशमी का, जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर वो जो लिखेंगे उनके नाम से चलेगा और क्रेडिबल जर्नलिस्ट है वो। तो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं, हकायक देखें, तस्वीर का वो रुख था और उसको नेगेट किया कि वहां पर नहीं थे, 17 नंबर कमरा है ही नहीं, 17 नंबर कमरे में थे नहीं मुलाकात। और फिर शरीफ खानदान के वाले जितने मिलने वाले गुंडा मवाली तो नहीं कह रहा, जो कुछ भी है वो बताया वहीं पर रहना होता है। तो यहीं से समझ सकते हैं ना वाई दिस होटल, वो क्यों होटल चुना गया जिसमें शरीफ खानदान या इन लोगों के लोग जानने वाले रहते थे। हमजा चौधरी ने वो सारा दिखा दिया आपको, उस वक्त भी दिखा दिया कि जो मीटिंग के अंदर बंदा बैठा, और क्या सबूत चाहिए आपको। चलें चलते हैं अगली तरफ, इसी से जुड़े हुए एक दूसरी बात की तरफ, और वो है अंसार अब्बासी साहब ने, पहले तो आपके सामने ये 10 सफ़े का ऑर्डर चल जाएगा जनाब, ये जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने, जो क्रिमिनल डिवीजन 309 ऑफ 2021 द स्टेट वर्सेस अंसार अब्बासी एटसेट्रा। अच्छा, इसके अंदर जो बड़ी मज़ेदार बात है ना कि जिस पे उन्हें, और ये देखिए वहाँ कोर्ट के अंदर ये लोग मौजूद थे, जब उनसे पूछा गया उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं इस हवाले से मैसेंजर के तौर पर, पैगाम रसां के तौर पर, ये कोर्ट में बात कही गई थी। मैंने कुछ जर्नलिस्ट से बात की है उसको, और यही उन्होंने कहा है कि 28/12 का जो ऑर्डर है, that Ansar Abbasi and Amir Ghauri within bracket were explicitly asked whether they would report and publish the copy of the lead documents in the form of an if it contained untrue facts intended to influence the outcome of pending judicial proceedings. They answered that they would so if it was in the public interest because their role was of a mere messenger. ये तब कोर्ट के अंदर बात हुई। आज आप जो मर्जी आप कहें अंसार अब्बासी साहब, अच्छा नहीं लगता, ये पॉलिटिकल चीज़ें सारी हो रही हैं। क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं नहीं समझता आपको, अब अगर वहाँ पर काउंटर एफिडेविट डालने के लिए और लोग आ गए तो मसाइल बनेंगे इस बात को। आप अपना कंटेम्प्ट का जो प्रोसीडिंग है वहाँ आए, और वो उन्होंने कह दिया कि जी मैंने कोई ऐसी बात कही नहीं है, और वो यही चाह रहे हैं कि वो क्लरिकल एरर है, इसको जो है ना, या बता रहा है कि मेरा पुअर कम्युनिकेशन स्किल है यानी एक तरफ मान भी रहे हैं। और यहाँ बड़ी सिंपल सी बात है, वो बता रहे हैं कि देखा ना यहाँ कह रहा है हु विल टॉप मोस्ट जुडिशियल पोजीशन इन गिलगित बल्तिस्तान, और आगे लफ्ज़ कह रहे हैं आल्सो डैट द एप्लीकेंट हैड एब्सोल्युटली नो नॉलेज दैट द फैक्ट्स शोन इन द एफिडेविट वर ट्रू और फॉल्स। तो ये तो बात ख़त्म होगी। जब आपको पता ही नहीं कि सच हैं या गलत हैं, तो फिर तो नज़र आ रहा है, उसके कंटेंट से नज़र आ रहा है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इसलिए उन्होंने पीछे छुपने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं गिलगित बल्तिस्तान में, वो पाकिस्तान जुरिसडिक्शन में नहीं आता। फिर एफिडेविट उन्होंने बाहर कराया, बदनीती आ गई। फिर एफिडेविट आवा मार्बल आर्च में हसन हुसैन नवाज के दफ्तर में हुआ, ये भी बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई है। और अब ये जहाँ तक बड़ी कर, उन्होंने कहा, ये भी कह रहा है कि मैंने ये नहीं कहा कि वो सच है या गलत है, और उन्होंने कहा कि ये सारा जो व्यू पॉइंट जो है ना ये वहाँ से लिया। और उन्होंने दूसरा उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पर कहा कि कब ये कहा ही नहीं राना शमीम ने कि जनाब इसकी स्टोरी को छापना नहीं है आपने, ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है। चलें, अब तो राना शमीम और फंस गए इसके अंदर, जहाँ राना शमीम कहते थे कि जनाब मैंने अपनी बीवी से वादा किया हुआ था और मैंने वसीयत की हुई थी। वसीयत घर में होती है, यहाँ पर ना 3 साल पहले वसीयत करके एफिडेविट यहाँ रख देते, वहाँ किया, लंदन में किया, नवाज शरीफ को फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में इमिग्रेशन के हवाले से वो एडवांटेज, और फिर नवाज शरीफ मार्बल आर्ट्स के अंदर किया बदनीति की। आपकी तो बड़ी वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी आ गई जनाब राना शमीम साहब। अब अंसार अब्बासी साहब ने आपकी कोर्ट पे डाल दिया बॉल, फंस गए आप, और आपने कोई नोटिस अभी तक नहीं दिया। मेरी इतला के मुताबिक, मैंने लंदन में भी चेक किया है, नोटरी की भी कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की आपने, नहीं फाइल किया आपने। और हाँ, हमने नोटरी के हवाले से कुछ सवालात उठाए हुए हैं, वो एक सफ़ा जो है बैकग्राउंड पे वो चल जाएगा, ख़ासतौर पर अंसार अब्बासी साहब का ये जवाब चल जाएगा और वो भी चल जाएगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए। और ये जो कह रहे हैं जी स्टोरी जो है ना ये गुड फेथ में थी, गुड फेथ कहाँ से आ गया?
और कह रहे हैं रीजनेबल केयर किया गया कि उन्होंने कहा ये हाई कोर्ट के जज का नाम भी नहीं लिखा, या आप अंदाज़ा लगाएं तो अपीलें कहाँ पेंडिंग, हाई कोर्ट का जज नाम ही लिखें आप, क्या मतलब है आपको, ये कोई मुश्किल काम है? बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ कहानी इधर से पकड़ लो इधर से पढ़ दे, ठीक है जी। उन्होंने कहा कि जनाब कोई कोशिश नहीं की इस पर कि इन्फ्लुएंस करने की, आउटकम को केस करने के लिए, जो मर्जी करें, वो जो है ना जी शोकस का जवाब आ चुका था। ये सारी जितनी बातें ना एप्लीकेशन के क्लैरिकल एरर में, ये सारी चीज़ें आ नहीं सकती हैं। क्लैरिकल एरर में वही एरर करना है जो क्लैरिकल एरर है। ये सारी तोता मैंने की कहानी नहीं चल सकती, इस कहानी पर वैसे भी मेंटेनेबल नहीं है एप्लीकेशन। मैं नहीं समझता इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एप्लीकेशन डिसमिस करनी चाहिए विद कॉस्ट। चलें प्रोग्राम दूसरे से जाने से पहले एक जजमेंट आपके सामने मैंने कल शेयर की थी, लोगों ने पूछा तो मैंने कहा मैं बता दूं, ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है जो प्रशांत भूषण एंड अनदर के हवाले से है। ये कंटेंट प्रोसीडिंग है 1/2002, डिसाइडेड हुई थी 31 अगस्त 2020 को। 2021 मैं हाईलाइट करके ना येलो से आपको चला दूंगा ताकि पता चल सके ये कौन सी जजमेंट है। 2021 ब्रैकेट में 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस 160, या 2020 सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन SC 968। ये सुप्रीम कोर्ट केसेस जो है ना, मैं जो कि सब्सक्रिप्शन ली हुई है मेरे पास ये अवेलेबल है, और वो ऊपर मेरा मोहम्मद अहमद मेरी फर्म का लोगो भी साथ चल रहा होगा। और यहाँ बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, अब ज़रा सुनिएगा। Both tweets coupled with averments in reply are capable of shaking and confidence of public in this institution as a whole। ये एफिडेविट का मतलब क्या था? कि आपने इंस्टीट्यूशन को ख़राब करने की कोशिश की है ना यहाँ आकर, ठीक है ना जी। और आप तो फिर आप बात क्या रह गई है? बात तो ख़त्म हो गई है सारी चीज़ों को सामने रखते हुए। वैसे तो जजमेंट काफ़ी लंबी है, लेकिन 5-6 सफ़े जो हेड नोट्स होते हैं ना, मैं वही चला सकूँगा ताकि आप तक ज़्यादा लंबे ना आ सकें। जजमेंट मैंने आपके सामने बता दी है। चलती हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ, और वही बात है ड्रग्स के हवाले से है। आप संडे वाले दिन आपको पता है, और मैं भूल जाता हूँ प्रोग्राम के शुरू में ये मुझे बात करनी चाहिए, लेकिन आज 2 दिसंबर है, संडे सुबह 7:15 बजे प्रोग्राम देख रहे होंगे। ज़्यादा चाहूँगा चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ, जुल्फ़कार शाह साहब की तरफ। जी पहला हिस्सा आप देख चुके हैं, ज़रा सियासी होता है, लेकिन आपको पता है कि हम संडे वाले दिन सुबह 7:15 के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर ड्रग्स एक टॉपिक लिया है, उस पर गुफ्तगू करते हैं। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया और आप लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। आज हम 2 तरह से बात करेंगे कि एक तो ड्रग की तरसील कैसी हो रही है यहाँ पर, किस शक्ल में हो रही है, और वालिदैन क्या क्या रोल होना चाहिए। बिल्कुल आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़कार शाह साहब, कंसल्टेंट हैं। चलते हैं उनकी तरफ। पहला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे ये बताइएगा ड्रग्स की तरसील ज़्यादातर कैसी होती है आज पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में? और बहुत शुक्रिया आपका। और जो पहले आपने स्टार्ट में कहा है कि हमारे प्रोग्राम को, हमारी गुफ्तगू को बड़े लोगों ने अप्रिशिएट किया है, देखा है। ड्रग की तरसील के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं। एक तो अपर लेवल पे है, बड़े लेवल पे जो पाकिस्तान से शुरू होती है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली की पाइप लाइन है, और जो हमारी नेबर कंट्रीज से पाकिस्तान में दाखिल होती है उनके आगे रूट्स हैं, किस तरह वो आगे जाएगी। जितनी देर वो जाती नहीं वो पाकिस्तान में ही रहती है। अब वो पाकिस्तान में जब रहती है अगला रूट क्लियर नहीं होता, और वो जो मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, और वो फिर यहीं आहिस्ता आहिस्ता सेल होनी शुरू हो जाती है। आप ये बड़े लेवल पे है। उसके बाद अब आगे आप में वैसे सियासी सवाल ना हो जाए, यानी राना सनाउल्लाह के केस की मिसाल एक लेते हैं इसमें, जैसे बुनियादी तौर पर उन पे जो इल्ज़ामात इस कॉन्टेक्स्ट में हैं कि वहाँ से कैरियर के तौर पर यहाँ से आना और जहाज़ों के ज़रिए जहाज़ पे बैठकर जिस तरह भी जाती थी, यानी बेसिकली वो ये है कोई इस तरह का मामला फंस गया तो वो यहाँ बाहर नहीं जा सकी तो वो यहाँ इस्तेमाल होती नहीं, जो यहाँ आके पहुँचती है आगे एक प्लान होता है, यानी ये फ़लाँ दिन डिलीवरी होगी, क्योंकि उनके आपस में कॉन्टैक्ट्स हैं, रूट है, किस तरह डिलीवरी पहुंचनी है, आगे किस तरह जानी है, एयरपोर्ट पे कौन होगा, कौन बंदा होगा, कौन, ये तो है वो रूट। अब जब शहरों में आ जाती है, शहरों के आगे नेटवर्क और है, शहरों के आगे एक बड़ा एजेंट होता है जो सप्लाई करता है, उसके आगे नीचे होते हैं, और वो फिर गली मोहल्लों में। अब जो छोटे लेवल पे जो सबसे मेन एजेंट है वो आज तक किसी को नहीं नजर आया। उसके बाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 और 5 और 6 पीछे चलाने वाला है रैकेट अभी तक नहीं कोई इतना। मसलन ऐसी मिसालें हैं कि ANF ने बहुत से लोग। अच्छा, मुझे यहाँ ANF का आपने जिक्र कर दिया। देखिए मैं तो बड़ा मुतमिन हूँ ANF की कार्रवाई के कॉन्टेक्स्ट में, इसमें कोई शक नहीं। पुलिस तो हाल नहीं कर सकी, लेकिन ANF का क्रेडिट ANF को क्रेडिट इसलिए जाता है क्योंकि ये जब से बनी फोर्स है, पहले बेसिकली ये एंटी नारकोटिक जॉइंट टास्क फोर्स थी,
फिर PNCB को इसमें जम किया गया। आज तक इसकी पूरी आप हिस्ट्री देख लें, मनों के हिसाब से नहीं, टनों के हिसाब से पकड़ी, फिर जलाते भी हैं और ज़ाया भी करते हैं। यहाँ पर जो एक किस्म का मेलाफाइडी का जो मैं समझता हूँ कि वो 0% भी आप नहीं हो, सर इंसान है किसी ना किसी तो पुलिस के हवाले से तो मुझे पता है, मैं तो वकील हूँ। पुलिस में ये है, आप पर्चे ज़्यादा देते हैं, रिकवरियां अगर होती हैं भी हैं वही बिक जाती हैं, रिकवरी कम है। और उसके बाद A&M में अगर आप किसी पे आपने हाथ डाला है, रिकवरी बहुत ज्यादा है, रिकवरी की रेशियो बहुत ज्यादा है। कोशिश करते कन्विक्शन रेट देखे ना 70% के करीब है, यानी वो जो काम पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली मनशियात ज्यादा कौन कौन सी इस वक्त बिक रही है? देखिए इस वक्त हीरोइन हर किस्म की बिक रही है, हीरोइन, चरस, गांजा। उसमें स्टार्ट ले लेना, जो इस वक्त टॉप पे जो है नशा आइस का है, आइस के बाद कोकीन है, एस्टेसी टैबलेट है, LSD टैबलेट है, पार्टी ड्रग जिसके बोलते हैं। चर्च तो एक कॉमन है ना, आम शराब है, हीरोइन भी है, बिल्कुल हीरोइन है। फिर उसके बाद ओपियम भी, बहुत से लोग ओपियम का भी, जिसे हम मदर ऑफ एडिक्शन कहते हैं, ओपियम भी लोग। इसके अलावा और तो कोई नहीं है? नहीं, फार्मास्यूटिकल ड्रग बहुत ज्यादा। अच्छा, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बहुत ज्यादा। जिसका जिक्र होता है अक्सर। नहीं, एफेड्रीन तो एक अलहदा इशू था। अब फार्मास्यूटिकल ड्रग्स ऐसी हैं जो हमारी लाइफ सेविंग यानी जान बचाने के लिए भी है, लेकिन जब हम उसका अब्यूज़ करते हैं ना किसी चीज़ का भी, वो मुझे याद है टाइनो सिरप के हवाले से उसमें कुछ चीज़ें मिलाते थे। सर टाइनो सिरप का वो रिपोर्ट अल्लाह का शुक्र है वो मैंने तैयार की, जो खासकर शदरा का वाक़या था। हाँ, मुझे याद है, वो केस मैंने 29 डेथ हुई थी शदरा में, और 1 महीना 5 दिन के बाद 89 डेथ हुई थी गुजरांवाला में हुई थी, मुझे याद है। वो जो सिरप था जो उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, वो रॉ मटेरियल ना भारत से आ रहा था। अच्छा, बहुत से केमिकल ऐसे हैं जो मटेरियल है जो हम अपने नेबर कंट्री से भी फार्मास्यूटिकल, लेकिन वहाँ पे जो मैंने स्टडी की, जो रिपोर्ट मरतब की, अभी मेरे पास वो रिपोर्ट है कि जो लोग इस्तेमाल करते थे कॉकटेल के तौर पर, मतलब गुजरांवाले में 5-6 अफराद एक ही गली के, एक ही मोहल्ले के अमवात हुई, वो करते थे एक जग में शराब, उसके बाद टाइनो सिरप और बहुत सी दूसरी। ये जहर है नाज़रीन, मैं बता दूं आपको, ये जहर है, ये पॉइजन है। और जो पी के सो गया वो सोया रहा, और जो पी के थोड़ा सा अलर्ट रहा, घर वाले जल्दी जल्दी उसको हॉस्पिटल ले गए। उसमें बड़े हैरानगी की बात है, बाद मकामी कॉलेजेस के तलबा भी थे, और जब मैं सुबह सुबह वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा तो मैं खुद देख के हैरान हो गया, यूनिफॉर्म में बच्चे थे, मैं बड़ा परेशान हुआ। चलें हम आगे चलते हैं, प्रोग्राम जो कि ज़्यादा लंबा नहीं हम करना चाहते नाज़रीन, ताकि इसी इशू को सामने रखते हैं। वालिदैन का हम फिर गुफ्तगू करेंगे अगले प्रोग्राम में। वालिदैन को क्या तवज्जो रखनी चाहिए कि उसके बच्चे और ये सारे जो है ना, ये इस सारे मामले में ज़रा आंखें खोल के, कान खोल के। अगर साहब हम ना बड़ी जल्दी से चीज़ों को भूल जाते हैं, घर में भी चीज़ों को भूल जाते हैं। वालिदैन के लिए मैं बार बार एक बात रिपीट करता हूँ कि जब आपका बच्चा आइसोलेशन में जाता है, जब आपके बच्चे में तब्दीलियाँ होती हैं, आप उस वक्त आपको सोता नहीं है, दिन रात सोता नहीं है। लेकिन अजहर साहब, आज के दौर में आज के बच्चे वालिदैन के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और मैं आपको बता नहीं सकता कि जो बच्चे करते हैं वालिदैन के साथ। वालिदैन के लिए 2 चीज़ें मैं कहूँगा इमीडिएटली। आप बच्चे के जब आइसोलेशन में चला जाता है, उसके अंदर तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं, और रात को देर से सोता है, सोता भी बल्कि नहीं है। बात तो बच्चे ऐसे नशा करके 3 दिन जागते हैं। वालिदैन बच्चों से ये पूछे तुम रात को क्यों जागते हो, रात को वालिदैन में एक तजवीज़ और भी तो हम जिस पे हम बात कर रहे हैं, उसका हेल्थ प्रोफाइल के हवाले से वो क्या टेस्ट है? वो हेल्थ प्रोफाइल का बेसिकली तालीमी इदारों में टेस्ट ये है कि आपकी बेसिक जो है, आपके घर में कोई कोई सिगरेट का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, आप खुद तो नहीं कर रहे, आपकी हेल्थ कैसी है। अच्छा, ये ड्रग ब्लड के अंदर आ जाती है, पता चल जाता है कि टेस्ट कौन सा इसका होता है? सर इसका देयर आर सो मेनी टेस्ट, बहुत से टेस्ट हैं, लेकिन आजकल जो सिंपल इजी टेस्ट, बड़े लोग लेबॉर्ट्रियों में नहीं जाते, पैसे खर्चे होते हैं। एक रैपिड किट मिलती है मार्केट, रैपिड। मुझसे बड़े लोगों ने पूछा है इस बारे से। वो एक कोई इतनी खास महंगी भी नहीं, आप खुद उसके 14 टेस्ट इमीडिएटली आप जो कि वक्त ज़्यादा हो जाना है, बात यहीं ख़त्म करेंगे। हम अगली गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे, जहाँ हम कोशिश करेंगे कि वो जो है ना अपना रैपिड टेस्ट के हवाले से किट आपके सामने हम यहाँ रखेंगे और आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे बैकग्राउंड पे चले जाएं और आपको बता सकें। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।